सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने छापा कविता पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि आयकर विभाग के कई अधिकारी लेखक के घर पर पधारे। घर में आते ही उन्होंने कवि से कहा, सोना कहाँ है? कवि ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया, सोना तो मेरी आँखों में है, क्योंकि कई रातों से मैं ठीक से सोया नहीं हूँ। वे आग बबूला होकर बोले, हम स्वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। कवि ने भी जोश में आकर कहा, सुवर्ण तो मैंने अपनी कविताओं में बिखेरा है, उस सुवर्णों को मैं नहीं दे सकता। छापामारों ने कवि से झुंझला कर कहा, तुम मेरी बात को ठीक से समझ ही नहीं पा रहे हो। हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से कमाया हुआ धन अर्थ चाहिए। यह सुनकर कवि ने मुस्कुरा कर बताया, अर्थ मेरी नई कविताओं में समाया हुआ है। यदि आप उसे ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लें। अब उन्होंने कड़क कर कहा, चांदी कहाँ है? कवि ने भी कड़क कर गरजते हुए जवाब दिया, चांदी मेरे बालों में धीरे धीरे आ रही है। मेरे बाल आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद हो रहे हैं। अधिकारियों ने कवि से हैरान होकर पूछा, तुमने नोट कहाँ रखे हैं? कवि ने तपाक से उत्तर दिया, मैं नोट परीक्षा के 1 महीने पहले तैयार करता हूँ। चलिए आज आगे पढ़ते हैं। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मुद्रा यानी सिक्का। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। मुद्राएं यानी यहाँ पे मुख मुद्रा, यहाँ पर मुद्राएं का अर्थ है मुख मुद्रा। मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष यानी बेडरूम। शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला। पीपिया यानी लोहे के डिब्बे जो होते हैं उनको पीपिया कहा जाता है, को टटोला। टटोला यानी ढूंढा। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। गुल्लक यानी मिट्टी का वह बर्तन जिसमें धन संग्रह किया जाता है। उन्होंने बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। कवि ने बताया कि जब छापा मारने वालों को उनके सवालों के जवाब नहीं मिले, तब वे कवि पर गरजते हुए बोले कि वे मुद्रा अर्थात धन की मांग कर रहे हैं। कवि ने इसका अर्थ मुख मुद्रा से जोड़कर जवाब दिया, मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख लें। कवि का जवाब सुनकर छापा मारने वाले खड़े होकर कुछ सोचने लगे। जब उन्हें अलग अलग तरीके से पूछने पर भी उनके सवालों के जवाब नहीं मिले, तब वह स्वयं शयन कक्ष में जाकर फटे हुए तकिए में से रुई नोचकर धन खोजने लगे। टूटी अलमारी को खोलकर उसकी तलाशी ली। जब वहां उनके हाथ कुछ नहीं लगा, तब वे रसोई घर की खाली पीपियों और बच्चों की गुल्लक की तलाशी लेने लगे, परंतु ये सारी वस्तुएं भी उन्हें खाली ही मिली। यहाँ पर कवि ने आयकर विभाग की कार्यप्रणाली को आड़े हाथ लेते हुए आम आदमी के घर की दयनीय आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। कनस्तरों यानी टीन का पीपा, उसको कनस्तर कहा जाता है। शून्य ब्रह्मांड, शून्य ब्रह्मांड यानी रिक्त संसार, यानी सभी खाली मिले उनको। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, अरण्यकांड यानी बिखरा हुआ रूप, यानी कवि के घर का बिखरा हुआ रूप देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। रौद्र यानी क्रोध, क्रोध की जगह करुण यानी दया का रस समा गया, यानी उनके मन में दया की भावना उत्पन्न हो गई। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए। कवि कहता है कि छापा मारने वालों ने जब घर के कनस्तरों व मटकों की तलाशी ली, तब वे सारी वस्तुएं भी उन्हें खाली मिली। कवि के घर में अरण्यकांड अर्थात घर की ऐसी दुर्दशा देखकर उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता में बदल गई और उनके हृदय में जो क्रोध उफन रहा था वह दया भाव में परिवर्तित हो गया। उनके हाथ कुछ न लगने पर उन्होंने कवि से क्षमा मांगी और कहा कि उन्हें किसी ने गलत सूचना दे दी थी।
कवि के घर में कुछ न मिलने पर वे सिर झुकाकर जब वापस जाने लगे तब कवि ने उन्हें रोका और कुछ कहना चाहा। यहाँ पर कवि ने बताया है कि किसी भी सूचना की पुष्टि किए बिना उस पर कोई निर्णय लेने से केवल असफलता और पछतावा ही हाथ लगता है। इसलिए जीवन में बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। धुनिए यानी पश्चाताप के कारण दुख प्रकट करना। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देर देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तख्त यानी लकड़ी की बनी चौकी। कवि कहता है कि जब छापा मारने वाले उनके घर से पछताते हुए जाने लगे तब उन्होंने उनको रोक कर कहा कि यदि तुम्हें उनके घर में धन मिलता तो वे उसे अपने कब्जे में ले लेते, परंतु उनके घर में बिल्कुल धन नहीं है तो वे उन्हें धन देकर क्यों नहीं जा रहे हैं। कवि कहता है कि उनके घर में छापा मारने वालों को सोने चांदी के पलंग और सोफे मिलते हैं, वे उसे अपने अधिकार में ले लेते हैं, यह उचित भी है। परंतु जिनके घर में बैठने के लिए भी कुछ नहीं मिलता उनके घर में उन्हें कम से कम एक तख्त की व्यवस्था तो करनी ही चाहिए। यहाँ पर कवि ने छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली पर व्यंग किया है। उन्होंने आयकर विभाग द्वारा अनधिकृत धन को जब्त करने की प्रशंसा करते हुए विभाग को गरीब परिवारों की मदद करने का सुझाव भी अप्रत्यक्ष रूप से दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि छापा कविता आप सबको समझ आ गई होगी। समझाई गई कविता के शब्दार्थ और मुहावरे अपनी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।